आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक मुल्क की तरक्की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। ये कहानी है जापान की, एक ऐसे मुल्क की जो दूसरी आलमी जंग के बाद मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। इसकी मईशत खत्म हो चुकी थी, इसके शहर मलबे का ढेर बन चुके थे, लेकिन इसी मलबे से एक ऐसी ताकत ने जन्म लिया जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। ये कहानी है जापान की रिकंस्ट्रक्शन और उसके टेक्नोलॉजी इनकलाब की। दूसरी जंग अजीम के बाद जापान की सूरत हाल इंतहाई खौफनाक थी। हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए गए थे, जिसने न सिर्फ इमारतों को तबाह किया बल्कि लाखों इंसानों की जिंदगियां भी खत्म कर दे। मुल्क की सनतें बंद हो चुकी थी, मईशत खत्म हो चुकी थी और लोगों के पास बुनियादी जरूरियात भी नहीं थी। ऐसा लगता था कि जापान शायद कभी दोबारा खड़ा नहीं हो सकेगा। लेकिन इसी तबाही के अंदर एक नई सोच ने जन्म लिया। जापानी कौम ने फैसला किया कि वो माजी के जख्मों में नहीं रहेगी बल्कि एक नया मुस्तकबिल बनाएगी। इस वक्त अमेरिका ने भी जापान की मदद की और माशी इस्लाहात में किरदार अदा किया। जमीनों की तकसीम, तालीमी निज़ाम की बेहतरी और सनती इस्लाहात ने जापान के लिए एक नया रास्ता खोला। जापान की सबसे बड़ी ताकत इसका ज़हनी रवैया था। वहाँ के लोगों ने शिकस्त को कबूल करने के बजाय उसे एक सबक बनाया। उन्होंने मेहनत, नज़्म-ओ-ज़ब्त और इज्तिमाई सोच को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। जापानी मुआशरे में एक उसूल बहुत मजबूत था कि ज़ाती फ़ायदे से ज़्यादा इज्तिमाई फ़ायदा अहम है। यही सोच बाद में जापान की तरक्की की बुनियाद बनी। लेकिन जापान की कामयाबी सिर्फ मईशत तक महदूद नहीं थी, बल्कि इसने अपनी सकाफत को भी महफूज रखा। जापानी मुआशरा जदीद होने के बावजूद अपनी रवायात से जुड़ा रहा। वहाँ नज़्म-ओ-ज़ब्त, वक्त की पाबंदी और मेहनत को एक अखलाकी कदर समझा जाता है। यही खुसूसियात इसे दूसरे ममालिक से अलग करती हैं। 1990 की दहाई में जापान को एक माशी बहरान का सामना भी करना पड़ा जिसे लोस्ट डिकेड कहा जाता है। इस दौरान स्टॉक मार्केट गिर गई और मईशत सुस्त रवि का शिकार हो गई। लेकिन इसके बावजूद जापान ने अपनी टेक्नोलॉजी तरक्की को जारी रखा। ये बात साबित करती है कि जापान की ताकत सिर्फ मईशत नहीं बल्कि इसका मजबूत निज़ाम है। आज के दौर में जापान दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होता है। रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक गाड़ियां और हाई टेक इंडस्ट्री में जापान एक लीडर है। जापानी रोबोट्स दुनिया भर में इस्तेमाल हो रहे हैं। अस्पतालों से लेकर फैक्ट्रियों तक हर जगह उनका इस्तेमाल बढ़ रहा है। जापान की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि इसने टेक्नोलॉजी को इंसानी जिंदगी के साथ जोड़ दिया है। वहाँ ट्रेनें सेकंडों के लेवल पर चलती हैं, शहर इंतहाई साफ है और सिस्टम मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म है। ये सब कुछ मेहनत, प्लानिंग और डिसिप्लिन का नतीजा है। अगर हम जापान की तरक्की का खुलासा करें तो ये बात सामने आती है, एक तबाहशुदा मुल्क भी अगर सही सोच, मेहनत और हिकमत अमली इख्तियार करे तो वो दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकता है। जापान ने हमें ये सिखाया कि हालात कितने भी खराब क्यों ना हों, अगर नियत और निज़ाम दुरुस्त हो तो तरक्की मुमकिन है। जापान की कहानी आज के नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। ये कि कामयाबी रातों रात नहीं आती बल्कि मुसलसल मेहनत, सीखने और बेहतर बनाने से आती है। जापान ने शिकस्त को अपनी ताकत बनाया और दुनिया को दिखाया कि असल तरक्की ज़हन से शुरू होती है। आज जब हम मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों में सफ़र करते हैं या जदीद मशीनों को देखते हैं तो उनमें से बहुत सी टेक्नोलॉजी जापान की मरहून मिन्नत है। ये मुल्क इस बात की जिंदा मिसाल है कि तारीख को तब्दील किया जा सकता है अगर इंसान अपने अंदर तब्दीली ले आए। इस बात में कोई शक नहीं कि जापान की जन्म के बाद की बहाली और टेक्नोलॉजी का इनकलाब दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी की कहानियों में से एक है। ये कहानी सिर्फ एक मुल्क की नहीं बल्कि हर इस इंसान की है जो मुश्किलात के बावजूद हार नहीं मानता और अपने मुस्तकबिल को खुद बनाता है। जापान की दूसरी आलमी जंग के बाद की तारीख सिर्फ एक माशी बहाली की कहानी नहीं बल्कि ये इंसानी हौसले, इज्तिमाई शऊर और मुसलसल मेहनत की एक जिंदा मिसाल है। जंग के बाद जब जापान मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था तो वहाँ के लोग एक ऐसे दौर से गुजर रहे थे जहाँ उम्मीद बहुत कम और मुश्किलात बहुत ज्यादा थी।
शहर खंडरात बन चुके थे, सनतें बंद थी और मईशत तकरीबन खत्म हो चुकी थी। लेकिन इसी मुश्किल वक्त में जापानी कौम ने एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया जिसने उन्हें दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल कर दिया। जापान ने अपनी तरक्की की बुनियाद जज्बात पर नहीं बल्कि मंसूबाबंदी और नज़्म व ज़ब्त पर रखी। हुकूमत ने तालीमी निज़ाम को सबसे पहले बेहतर किया ताकि एक ऐसा ज़हन तैयार किया जा सके जो जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी को समझ सके। स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में तहक़ीक़ को बहुत अहमियत दी गई और तलबा को सिर्फ किताबी इल्म तक महदूद नहीं रखा गया बल्कि अमली तजुर्बे की तरफ भी ले जाया गया। यही वजह है कि जापान में इंजीनियरिंग और साइंसी तहक़ीक़ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी। इसी दौरान जापान ने अपनी सनती पॉलिसी को भी मुकम्मल तौर पर तब्दील किया। हुकूमत और निजी इदारों ने एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया और ऐसे इदारे बनाए गए जो मुल्क की माशी तरक्की को तेज कर सकी। छोटी छोटी सनतों से आगाज किया गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ी फैक्ट्रियों और बैन अल-अक़वामी कंपनियों तक सफर तय किया गया। जापान ने यह समझ लिया था कि तरक्की सिर्फ बड़े वसाइल से नहीं बल्कि बेहतर इस्तेमाल से हासिल की जा सकती है। एक अहम पहलू यह था कि जापानी कंपनियों ने मेयार को सबसे ज्यादा अहमियत दी। चाहे वो गाड़ियां हों, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कोई और सनती मसनूआत, हर चीज में बेहतरी और पायदारी को अवलीन तरजीह दी गई। इसी वजह से जापानी मसनूआत दुनिया भर में काबिल एतमाद समझी जाने लगे। टोयोटा और होंडा जैसी कंपनियां सिर्फ गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां नहीं रहीं बल्कि आलमी मेयार की अलामत बन गईं। जापान की तरक्की में एक और अहम उन्सर इसका समाजी ढांचा था। वहाँ के लोग इज्तिमाई फायदे को ज़ाती फायदे पर तरजीह देते हैं। काम की जगहों पर टीम वर्क को बहुत अहमियत दी जाती है और हर फर्द अपनी जिम्मेदारी को पूरे दिल से अदा करता है। ये सकाफत जापान की कामयाबी की बुनियादी वजह बनी क्योंकि जब हर शख्स ईमानदारी से काम करे तो पूरा निज़ाम खुद ब खुद मजबूत हो जाता है। टेक्नोलॉजी के मैदान में जापान ने खामोश मगर बहुत गहरा इनकलाब बर्पा किया। उन्होंने रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमेशन में ऐसी तरक्की की जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। आज भी दुनिया के कई जदीद रोबोट्स और मशीनें जापानी तहक़ीक़ का नतीजा है। जापान ने यह साबित किया कि अगर तहक़ीक़ और तरक्की पर मुस्तकिल तवज्जो दी जाए तो कोई भी मुल्क आलमी लीडर बन सकता है।